स्वागत है आप सभी का विकास यूनिवर्सिटी में। मेरा नाम है विकास शर्मा और आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा रैम का कॉन्सेप्ट। आज हम रैम की टोटल यहाँ पे वर्किंग के बारे में सीखेंगे और कितने टाइप्स की रैम होती है उसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं, अगर आपने ये वीडियो अंत तक देख ली तो आपको इसके बाद कोई भी रैम की और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं रैम की आपको यहाँ पे फुल फॉर्म बता दूं कि रैम की फुल फॉर्म हमारे पास क्या होती है ना। ध्यान से समझेंगे। तो आर से हमारे पास बनता है रैंडम, ए से हमारे पास बनता है एक्सेस, एम से हमारे पास बनता है मेमोरी। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। आर से बनता है रैंडम, ए से बनता है एक्सेस और एम से बनता है मेमोरी। तो यहां से ये तीन वर्ड हमने निकाले और बन गया हमारे पास रैम। ठीक है, तो अब रैम के बारे में कुछ हमको चीजें यहाँ पे पता होनी चाहिए। जो रैम हमारे पास होती है ये होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी मेमोरी या इसको हम बोलेंगे मेन मेमोरी। इसको आप चाहे प्राइमरी मेमोरी बोलो, इसको चाहे आप मेन मेमोरी बोलो, एक ही बात है। ठीक है, ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी आती है। ठीक है, और ये जो मेमोरी होती है ये होती है वोलाटाइल मेमोरी। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि वोलाटाइल मेमोरी क्या होती है। सुनने में आया होगा आपको भी, आपने भी पढ़ा होगा इससे पहले कि रैम जो होती है वो एक वोलाटाइल मेमोरी होती है। वोलाटाइल मेमोरी का मतलब होता है नॉन परमानेंट मेमोरी। नॉन परमानेंट मेमोरी जो हमारी रैम रहती है वो एक नॉन परमानेंट मेमोरी होती है। अब नॉन परमानेंट मेमोरी क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि रैम जो है ये हमारी वोलाटाइल मेमोरी है, नॉन परमानेंट मेमोरी है। अब इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं। मान लीजिए ये मैंने एक यहाँ पे रैम बना दी। ठीक है, ये क्या है, ये एक रैम है। अब देखिए इसको वोलाटाइल क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो रैम हमारे पास होती रहती है कंप्यूटर में उसको कॉन्स्टेंटली चार्ज की नीड पड़ती है। कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिसिटी की इसको यहाँ पे नीड पड़ती है। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसको कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी की नीड पड़ती है। किस लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए। 0 और 1 की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। ठीक है, हम सभी जानते हैं। तो डेटा को 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर करने के लिए इसको कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी की नीड पड़ती है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी हम क्लोज कर देते हैं, इसको इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं प्रोवाइड करते हैं, तो रैम के अंदर जितना भी डेटा है वो ये क्या कर देती है, फ्लश आउट कर देती है और रैम हमारी एकदम क्लियर हो जाती है, एकदम खाली हो जाती है। ठीक है, तो ये था रैम का वोलेटाइल का कॉन्सेप्ट। क्योंकि रैम वोलेटाइल क्यों है, क्योंकि इसको कॉन्स्टेंटली इलेक्ट्रिकल चार्ज की नीड यहाँ पे पड़ती है और जैसे जैसे इसको इलेक्ट्रिक चार्ज मिलता रहता है वैसे वैसे ये 0 और 1 की फॉर्म में डेटा को स्टोर करता रहता है। जैसे इसके पास इलेक्ट्रिसिटी हम क्लोज कर देते हैं वैसे ही पूरी रैम फ्लश आउट हो जाती है, एकदम खत्म हो जाती है। तभी इसको नॉन परमानेंट या टेम्परेरी या वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम कॉन्सेप्ट करते हैं कि रैम मदरबोर्ड में कौन से मॉड्यूल में कहां पे होती है। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। पहले मदरबोर्ड में रैम, हम सबको पता है कि रैम कहां पे होती है, मदरबोर्ड में होती है। अब मदरबोर्ड में कहां पे होती है, मदरबोर्ड में रैम होती है मॉड्यूल में और उस मॉड्यूल का नाम रहता है डिम। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे एक मॉड्यूल बना रहा हूं। मान लीजिए हमारी क्या है, रैम है और ये हमारे पास एक मॉड्यूल है और उस मॉड्यूल का नाम है डिम। इस मॉड्यूल का नाम है हमारे पास डिम। ठीक है, अब डिम की फुल फॉर्म क्या होती है यह जानना जरूरी है। डिम की जो हमारे पास फुल फॉर्म रहती है, डी से बना हमारे पास डबल, आई से बना हमारे पास इनलाइन, एम से बना हमारे पास मेमोरी
और M से बना हमारे पास मॉड्यूल। ठीक है, तो डिम की फुल फॉर्म हमारे पास आती है डबल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, डबल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे ऐसा एक कट सा लगा होता है डिम में, और डिम वाले मॉड्यूल में क्या होती है, हमारी रैम स्टोर्ड होती है। ठीक है, अब जो हमारी डिम होती है इसमें कुछ यहाँ पे पिन्स लगी होती है, इसमें कुछ यहाँ पे ये पिन्स हमारी लगी रहती है। ठीक है, और जो ये पिन्स है इसके कारण इसके थ्रू रैम मदरबोर्ड के साथ क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, जो ये वाली पिन्स रहती है डिम मॉड्यूल में, इसके थ्रू रैम मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करता है। इन पिन को हम कनेक्टर भी बोलते हैं, और इसके कारण 0 और 1 की फॉर्म में डेटा फ्लो होता है मदरबोर्ड और रैम के बीच में। ठीक है, रैम और मदरबोर्ड के बीच में डेटा को फ्लो करने के लिए इन पिन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो डिम होती है वो 64 बिट्स में डेटा ट्रांसफर करती है, मतलब 1 सेकेंड में 64 बिट ये यहाँ पे ट्रांसफर करती है। ठीक, और इसमें कौन कौन सी पिन्स होती है ये देखना जरूरी है। इसमें सबसे पहले डिम्स कई टाइप की आती है। ठीक है, किसी में 168 पिन होती है, किसी में 184 पिन होती है, किसी में 240 पिन होती है, और किसी डिम में 288 पिन यहाँ पे हमारे पास होती है। ठीक है, तो डिम का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। डिम क्या है, डबल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल है जिसमें हमारी रैम स्टोर्ड रहती है, और ये 64 बिट्स की रहती है, मतलब 1 सेकेंड में 64 बिट ये ट्रांसफर करती है। और ये कई टाइप्स की रहती है, जिसमें किसी डिम में 168 पिन रहती है, किसी डिम में 184 पिन रहती है, किसी डिम में 240 पिन रहती है, और किसी डिम में 288 पिन रहती है। जितना हमारी पिन ज्यादा होगी उतना ट्रांसफर रेट ऑफ डेटा ज्यादा रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको एक और मॉड्यूल बता देता हूं। आजकल डिम मॉड्यूल यूज हो रहा है, इससे पहले एक और मॉड्यूल यूज होता था, और उस मॉड्यूल का नाम है, ठीक, और उस मॉड्यूल का नाम था या है, कुछ ही बोल लीजिए आप, उसको हम बोलते थे सिम, उसको हम बोलते थे सिम। ये रैम है, इसमें भी रैम लगी होती थी। ठीक है, और इसका नाम था सिम, SIMM। ठीक है, इसमें भी क्या होती थी, ये पिन्स यहाँ पे लगी रहती थी, और ये पिन्स का क्या काम रहता है, डेटा को फ्लो करने का। ठीक है, रैम और मदरबोर्ड के बीच में ये पिन्स कनेक्टर का एक वर्क करती है, इनको कनेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे सिम की फुल फॉर्म देख लेते हैं। सिम की फुल फॉर्म से आपको क्लियर हो जाएगा। S से हो गया सिंगल, S से हो गया सिंगल, I से हो गया इनलाइन, M से हो गया मेमोरी, और इस M से हो गया मॉड्यूल। ठीक है, सिम का मतलब हुआ, सिम की फुल फॉर्म हुई सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। ठीक है, अब देखिए सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल में कितनी बिट्स ट्रांसफर होती थी 1 सेकेंड में, इसमें होती थी 32 बिट्स। 32 बिट डेटा ट्रांसफर होता था सिंगल क्लॉक साइकिल में, 1 सेकेंड में मान लीजिए। ठीक है, और डिम में क्या हो गया, इसका नाम भी देख लीजिए क्या है, डबल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, मतलब कि इसमें सिम से डबल कैपेसिटी में डेटा को ट्रांसफर करने की पावर है। तो 32 बिट्स को यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, डबल कर दिया, 64 बिट्स यहाँ पे कर दिया। ठीक है, और जो इसकी हमारे पास यहाँ पे पिन्स रहती है, ये ओनली 72 पिन्स यहाँ पे रहती है, या आप इसको कनेक्टर बोल लीजिए। ठीक है, तो हमारे पास 2 मॉड्यूल रहते हैं मदरबोर्ड में, जिसमें रैम हमारी स्टोर्ड रहती है, एक है सिम और दूसरा है डिम। सिम की फुल फॉर्म है सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, जिसमें 32 बिट्स डेटा ट्रांसफर रेट रहता है, और इसमें 72 कनेक्टर रहते हैं। और डिम का है डबल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, और इसमें सिम में 32 बिट्स था, तो इसका यहाँ पे डबल हो गया, यहाँ पे नाम में दिया है डबल इनलाइन, तो 32 इंटू 2 64 बिट्स। और डिम हमारे पास मार्केट में काफी अलग वेराइटी में आती है, किसी में 168 पिन रहती है, किसी में 184 पिन रहती है, किसी में 240 पिन रहती है, और किसी में 288 पिन रहती है। ठीक है, और ये वाली किस किस में कौन कौन सी पिन होती है, ये मैं आपको क्लियर करूंगा DDR रैम के बारे में, जो हम पढ़ेंगे आगे इसी वीडियो में, तब मैं आपको इन पिन के बारे में क्लियर करूंगा कि कौन कौन सी रैम में कौन कौन सी पिन हमारी रहती है। ठीक है,
तो ये हमारे स्लॉट का था। इसको हम जो ये डिम है इनको हम मेमोरी स्लॉट भी बोल देते हैं या मेमोरी स्टिक भी बोल देते हैं, मेमोरी स्टिक भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो ये मॉड्यूल है इसको मेमोरी स्लॉट ही बोलते हैं या मेमोरी स्टिक भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं रैम की वर्किंग के ऊपर कि रैम किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो ये वाला हमारा मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया रैम का। अब हम चलते हैं रैम की वर्किंग के ऊपर। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये हमारी क्या है, एक हार्ड डिस्क है। मान लीजिए ये हमारी एक हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क है, चाहे वो हार्ड डिस्क HDD हो आपकी या आपकी SSD हो, ये आपकी एक हार्ड डिस्क है। अभी हम यहाँ पे रैम का कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि किस तरीके से CPU हार्ड डिस्क और रैम को एक्सेस करता है, किस तरीके से वर्किंग होती है। ठीक है, तो ये मान लीजिए हमारी हार्ड डिस्क है और यहाँ पे मैं आपको रैम बना देता हूँ। ये हमारी रैम है, ये क्या है, ये हमारी रैम है, ये हमारी रैम है। और यहाँ पे मैं क्या बना देता हूँ, यहाँ पे मैं CPU बना देता हूँ। मान लीजिए ये क्या है, ये हमारा CPU है, ये हमारा CPU है। मान लीजिए i7 प्रोसेसर है। ठीक है, तो ये क्या हमारा पूरा, ये हमारा पूरा एक कंप्यूटर सिस्टम है। ये हमारा एक पूरा कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें क्या हार्ड डिस्क है, CPU है और रैम है। अब देखिए CPU, कोई भी चीज अगर, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी फाइल अगर हमको एक्सेस करनी होती है तो CPU रैम के थ्रू एक्सेस करता है, डायरेक्टली वो हार्ड डिस्क के साथ एक्सेस नहीं करता है। कोई भी फाइल्स है वो स्टोर कहाँ पे रहेगी, वो हार्ड डिस्क में स्टोर रहेगी, क्योंकि रैम तो क्या है, एक टेम्परेरी मेमोरी है, रैम एक नॉन परमानेंट मेमोरी है, वोलाटाइल मेमोरी है। जैसे इसका इलेक्ट्रिसिटी चार्ज चला जाता है, जैसे हम पावर ऑफ कर देते हैं तो रैम क्या हो जाती है, फ्लश ऑफ हो जाती है। तो सारा का सारा जो डेटा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या डेटा होता है, कोई भी आपकी प्रोग्राम्स होती है, फाइल्स होती है, वो कहाँ पे स्टोर होती है, वो हार्ड डिस्क में स्टोर होती है, क्योंकि हार्ड डिस्क क्या एक परमानेंट मेमोरी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम भी है वो कहाँ पे स्टोर रहता है, हार्ड डिस्क में स्टोर रहता है। और बाकी जितनी भी आपकी फाइल्स होती है वो कहाँ पे स्टोर रहती है, वो हार्ड डिस्क में स्टोर रहती है। मान लीजिए आपकी MS वर्ड की एक फाइल है, MS वर्ड की फाइल, वो भी कहाँ पे स्टोर रहेगी, आपकी हार्ड डिस्क में स्टोर रहेगी। मान लीजिए आपकी कोई एक्सेल की फाइल है, एक्सेल फाइल, वो कहाँ पे स्टोर रहेगी, हार्ड डिस्क में स्टोर रहेगी। बट जब भी इनको आप क्लिक करेंगे, मान लीजिए अब CPU को क्या करना है, MS वर्ड की फाइल को एक्सेस करना है। ठीक है, तो आप क्या कर देंगे, आप MS वर्ड की फाइल आपकी हार्ड डिस्क में कहीं पे भी हो सकती है, हो सकता है C ड्राइव में हो सकता है D ड्राइव में हो सकता है E ड्राइव में हो, कहीं पे भी हो सकती है। ठीक है, आपने कहीं पे भी इसको रखा हो सकता है। मान लीजिए आपने MS वर्ड की फाइल को कहाँ रखा है, D ड्राइव में रखा हुआ है। आप D ड्राइव में जाएंगे और MS वर्ड की फाइल को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये वर्क करने के लिए कहाँ पे चले जाएगी, ये ओपन होगी, ये लोड होगी कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है रैम में, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है रैम में। जैसे हम कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो आप देखते हैं प्रोसेस चलता है, उस 1 मिनट का, 2 मिनट का, है ना, 30 सेकंड का, तो वो वाला प्रोसेस जो कहलाता है वो कहलाता है बूटिंग। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बूटिंग, क्योंकि उस टाइम होता क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा होता है हार्ड डिस्क से रैम के अंदर। ठीक है, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बूटिंग। ठीक है, मान लीजिए सबसे पहले क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो गया रैम के अंदर। ठीक है, तो आप देखते हैं अगर आपके पास कोई भी, मान लीजिए आपने 1 GB यहाँ पे रैम ली है आपके कंप्यूटर में या आपके मोबाइल में, तो पहले से ही कुछ जो स्पेस होता है रैम का वो पहले से ही ऑक्यूपाइड होता है। ठीक है, तो ये वाला जो स्पेस है वो पहले से ही ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स ने या सिस्टम्स की फाइल ने ऑक्यूपाई कर लिया होता है। ठीक है, तो आपके पास मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे 300 MB का था, जितना भी था 300 MB का, वो यहाँ पे पहले ऑक्यूपाई कर दिया, और आपके पास वर्किंग के लिए फ्री स्पेस कितना रह गया, 700 MB। तो 700 MB आपके पास यहाँ पे वर्किंग स्पेस रहता है ना। तो अब मान लीजिए
सीपीयू को एक्सेस करना है एमएस वर्ड की फाइल को, तो वो क्या करेगा, वो डायरेक्टली इसको हार्ड डिस्क से एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही हम क्लिक करेंगे एमएस वर्ड की फाइल को, तो एमएस वर्ड की फाइल जो है वो लोड होती है कहाँ पे, रैम के अंदर। एमएस वर्ड की फाइल कहाँ पे लोड होती है, रैम के अंदर। अब सीपीयू एमएस वर्ड की फाइल को रैम के थ्रू क्या करेगा, एक्सेस करेगा। ठीक है, डायरेक्टली ये हार्ड डिस्क के साथ कोई भी फाइल को एक्सेस नहीं करता है। जो भी नीड पड़ेगी सीपीयू को एक्सेस करने की, वो वाली फाइल पहले रैम के अंदर लोड होगी। मान लीजिए आपने एक्सेल की फाइल को ओपन किया, तो एक्सेल की फाइल भी क्या होगी, लोड होगी रैम में। ठीक है, और फिर जाके सीपीयू रैम के थ्रू एक्सेल की फाइल को क्या करेगा, एक्सेस करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से रैम की एक वर्किंग चलती है। कोई भी चीज अगर हमको, कोई भी फाइल प्रोग्राम हमको रन करना है, तो सबसे पहले वो हार्ड डिस्क से लोड होता है रैम के अंदर। मोबाइल या कंप्यूटर दोनों का एक ही कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए आप गाना, सॉन्ग रन कर रहे हो, या वीडियो रन कर रहे हो कोई, या मूवी देख रहे हो कोई, या कोई प्रोग्राम रन कर रहे हो, कोई भी चीज आपको रन करनी हो, तो वो रनिंग करने के लिए कहाँ पे आता है, रैम में आता है। हार्ड डिस्क में कोई भी चीज रन नहीं होती है। हार्ड डिस्क जस्ट स्टोरेज के लिए होती है। हार्ड डिस्क जस्ट स्टोरेज के लिए होती है, और रैम किस लिए होती है, रनिंग मोड के लिए होती है, वर्किंग मोड के लिए होती है, वर्किंग मोड के लिए होती है। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आपने एमएस वर्ड की फाइल यहाँ पे ओपन कर दी है, ये वाली है ना। अब आप इस पे कुछ चेंजेस कर रहे हैं। अब आपने कुछ चेंजेस कर ली, ऑटोमेटिकली लाइट चली गई। आपका चेंजेस सेव होगी, हार्ड डिस्क में नहीं होगी, क्योंकि आपने चेंजेस अभी कहाँ पे की थी, रैम में की थी। जैसे कि रैम चलेगी, रैम क्या है, टेम्परेरी मेमोरी है, तो रैम क्या हो जाएगी, एकदम फ्लश आउट हो जाएगी, और आपके चेंजेस सेव नहीं होंगे। क्योंकि हम कहाँ पे सीपीयू, हम कहाँ पे एमएस वर्ड पे काम कर रहे हैं, हम रैम पे कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको इस फाइल में चेंजेस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंट्रोल प्लस एस प्रेस करना पड़ेगा। जैसे हम कंट्रोल प्लस एस करेंगे, तो जाके हमारी फाइल हार्ड डिस्क में यहाँ पे चेंजेस के साथ सेव हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट रहता है किसका, रैम की वर्किंग का। ठीक है, अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ रैम की वर्किंग का, छोटा सा। आप देखते होंगे कि आपका मोबाइल कई बार हैंग कर जाता है। ठीक है, और जैसे ही हम रिस्टार्ट कर देते हैं, तो अच्छे से वर्क करने लग जाता है। उसके पीछे क्या रीजन है, उसके पीछे भी रैम का कॉन्सेप्ट ही हमारे पास आता है। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं उसको भी। मान लीजिए ये आपकी रैम है, सपोज कीजिए ये आपकी रैम है, और इस रैम का साइज है 1 GB। इस रैम का साइज कितना है, 1 GB। मान लिया आपने मोबाइल लिया नया, और उस मोबाइल में रैम है 1 GB। ठीक है, अब मैंने आपको बताया सबसे पहले तो क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा सेकेंडरी मेमोरी से, कहां पे, प्राइमरी मेमोरी के लिए, रैम के लिए। तो मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे लोड हो गया। मान लिया आप अगर मोबाइल चला रहे हो, मान लिया मोबाइल का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, एंड्रॉइड। एंड्रॉइड यहाँ पे क्या हो गया, लोड हो गया। मान लो एंड्रॉइड था यहाँ पे कितने, 400 MB का। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका वो था 400 MB का। अब आपके पास कितने MB फ्री रह गया, अब आपके पास फ्री रह गया 600 MB। ठीक है, 600 MB आपके पास वर्किंग स्पेस आ गया। अब आपने क्या किया, आपने एक, मान लीजिए एक फाइल ओपन कर ली, आपने एक एक्सेल फाइल ओपन कर ली, और उस एक्सेल फाइल का जो साइज था वो था 400 MB। उस एक्सेल फाइल का जो साइज था वो भी कितना था, 400 MB। तो आपके पास अब यहाँ पे कितना स्पेस फ्री रह गया, अब आपके पास रह गया 600 में से 400 ने आपसे ऑक्यूपाई कर दिया। अब आपके पास कितना रह गया साइज, अब आपके पास रह गया 200 MB साइज। अब आप एक्सेल पे काम कर रहे हैं, तो आपने सोचा यार गाना भी सुन लेते हैं, है ना, गाना सुन लेते हैं। और जो सॉन्ग था उसका साइज था, यहाँ पे हमारे पास फ्री अभी कितना स्पेस रहा, 200 MB। बट उस गाने का स्पेस कितना था, उस गाने का स्पेस था, साइज था 300 MB। अब क्या होगा, अब आपने गाने को क्लिक किया, तो गाना भी क्या हो गया, लोड हो गया रैम के अंदर। अब यहाँ पे 200 MB है, बट गाने का साइज कितना है, 300 MB है। तो सॉन्ग तो यहाँ पे लोड हो जाएगा, नो डाउट। यहाँ पे 200 MB बचा है, बट यहाँ पे 300 MB है। 300 MB का गाना यहाँ पे लोड हो जाएगा। और अब आप देख सकते हैं जो हमारा जो रैम है वो क्या हो गई, ओवरफ्लो हो गई। जैसे ही हमारी रैम
ओवरफ्लो हो जाती है तो हमारी सिस्टम जो है वो हैंग होना स्टार्ट हो जाता है, रुक रुक के चलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारी जो रैम है वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा यहाँ पे भर गई है। ठीक है, अब क्या होगा, जो हमारा सिस्टम है या जो मोबाइल है वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, हैंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे उसके बाद हम क्या बोलते हैं कि यार स्टार्ट कर दे, रिस्टार्ट कर दे, स्विच ऑफ कर ले। तो हम स्विच ऑफ जब करते हैं एक्चुअली में होता क्या है, जो हमारा पूरा रैम है वो फ्लश आउट हो जाता है और उसके बाद फिर से आप रिस्टार्ट करते हैं तो आपके पास एक नई क्लियर रैम यहाँ पे आ जाती है, जिसमें जस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे रहता है और बाकी का जो स्पेस है वो आपका बिल्कुल फ्री रहता है और आपका कंप्यूटर या मोबाइल फिर से अच्छे से वर्क करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो उसके पीछे हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो अब हम करेंगे रैम की टाइप्स के बारे में कि रैम की कौन कौन सी टाइप्स हमारे पास यहाँ पे है। तो रैम की टाइप के बारे में सबसे पहले देखेंगे। रैम की हमारे पास यहाँ पे दो टाइप्स रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास दो टाइप की रैम है। सबसे पहले है एस रैम, एक हमारे पास एस रैम है और दूसरी हमारे पास है डी रैम। ठीक है, दो टाइप्स की रैम है, एस रैम, डी रैम। एस रैम की फुल फॉर्म हमारे पास आती है स्टैटिक रैम एंड डी रैम की हमारे पास फुल फॉर्म आती है डायनेमिक रैम। ठीक है, दो टाइप्स की रैम है, पहली रैम है स्टैटिक रैम और दूसरी रैम है डायनेमिक रैम। ठीक है, अब देखिए इनके बीच में डिफरेंस क्या आ गया। सबसे पहले जो हमारी स्टैटिक रैम है ये फास्टर होती है, काफी फास्ट होती है। स्टैटिक रैम है काफी फास्ट होती है, डायनेमिक रैम भी काफी फास्ट है, बट एज कंपेयर टू स्टैटिक रैम ये स्लो है। ठीक है, स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम से काफी ज्यादा फास्ट है। ठीक है, ये काफी ज्यादा फास्ट होती है, इसलिए इसका यूज हम एज ए कैशे मेमोरी के तौर पे करते हैं। ठीक है, ये काफी फास्ट है, ये बहुत फास्ट है, इसलिए इसका यूज हम एज ए कैशे मेमोरी के तौर पे करते हैं और ये काफी फास्ट है, इसका हम और इसकी स्पीड भी काफी हाई रहती है, इसकी स्पीड भी काफी हाई है और इसीलिए ये क्या है काफी ज्यादा कॉस्टली भी है। ठीक है, और जो हमारी डायनेमिक रैम है ये कैशे मेमोरी के तौर पे यूज होती है और डायनेमिक रैम जो हमारी है वो एज ए मैन मेमोरी के तौर पे हम यूज करते हैं। ठीक है, जो हम बोलते हैं ना कि रैम क्या है, एक मैन मेमोरी है, एक्चुअली में जो रैम का जो ये डी रैम वाला पार्ट है ये एक्चुअली में मैन मेमोरी के तौर पे यूज किया जाता है। जो एस रैम वाला है ये एज ए कैशे मेमोरी हम यूज करते हैं। ठीक है, और ये काफी फास्ट होती है, ये भी काफी फास्ट है डायनेमिक रैम, बट एज कंपेयर टू डायनेमिक रैम स्टैटिक रैम ज्यादा फास्ट है। ये फास्ट होने के कारण इसकी स्पीड भी ज्यादा है और इसलिए ये ज्यादा कॉस्टली भी पड़ती है। डायनेमिक रैम भी कॉस्टली है बट स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम से ज्यादा कॉस्टली है। ठीक है, तो मेन डिफरेंस यहाँ पे क्या आया कि स्टैटिक रैम जो है वो एज ए कैशे मेमोरी यूज करते हैं और जो डायनेमिक रैम है वो एज ए मैन मेमोरी हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं मैन मेमोरी डायनेमिक रैम के बारे में। कैशे मेमोरी के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसको भी आप जाके जरूर देखिएगा। तो आज जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे डायनेमिक रैम मैन मेमोरी के बारे में, है ना। तो चलिए देखते हैं डायनेमिक रैम के पार्ट्स के लिए। देखते हैं डायनेमिक रैम के बारे में। डी रैम, डी रैम। ठीक है, तो डी रैम की फुल फॉर्म मैंने क्या बताया आपको, डायनेमिक रैम। ठीक है, तो ये क्या एक मैन मेमोरी के तौर पे हम यूज करते हैं अपने कंप्यूटर में। तो डी रैम के भी यहाँ पे कुछ पार्ट्स है, डी रैम के भी हमारे पास कुछ पार्ट्स है, उनको देख लेते हैं। डी रैम के भी हमारे पास यहाँ पे कुछ पार्ट्स है। 3 पार्ट्स में हमारी डायनेमिक रैम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो सबसे पहले हमारे पास जो रैम आती है वो आती है एस डी रैम। उसके बाद आती है हमारी आई डी रैम एंड देन लास्ट में हमारी आती है DDR SD रैम।
DDR/SDRAM। ठीक है, अब यहां पे देखिए जो ये DRAM है, अब DRAM के बारे में थोड़ा सा हमको जानना पड़ेगा यहाँ पे, तभी सारी चीजें क्लियर होगी। ठीक है, जो DRAM है वो क्या है, हमारी मेन मेमोरी है। डायनेमिक रैम क्या करती है, ये ऑपरेट्स करती है, ये ऑपरेट्स करती है और सिंक्रोनसली विद सिस्टम क्लॉक। ठीक है, जो ये डायनेमिक रैम है ये ऑपरेट्स करती है असिंक्रोनसली विद सिस्टम क्लॉक। ठीक है, तो क्या किया गया, उस चीज को सुधारने के लिए इस DRAM को अपग्रेड कर लिया गया, DRAM को अपग्रेड कर लिया गया और बना दिया गया क्या, SDRAM। तो DRAM में क्या हमने जोड़ा, यहाँ पे S जोड़ा। ठीक है, SDRAM, S स्टैंड फॉर सिंक्रोनस, S स्टैंड फॉर सिंक्रोनस। अब SDRAM क्या करता है, अब SDRAM ने क्या काम किया, अब देखिए SDRAM ने क्या किया, ये ऑपरेट्स करने लगा। SDRAM क्या करती है, ऑपरेट सिंक्रोनसली विद सिस्टम क्लॉक। ठीक है, जो डायनेमिक रैम है वो ऑपरेट्स करता था असिंक्रोनसली विद सिस्टम क्लॉक। तो हमने क्या किया, DRAM में कुछ अपग्रेडेशन की और इसको SDRAM बनाया। ठीक है, ये S स्टैंड फॉर यहाँ पे सिंक्रोनस है। तो अब SDRAM क्या करने लगा, ऑपरेट्स करने लगा सिंक्रोनसली विद सिस्टम क्लॉक। ठीक है, तो DRAM से ये ज्यादा फास्ट भी होगी, बेहतर भी होगी। ठीक है, तो अब देखिए, अब SDRAM के बाद क्या आया, SDRAM के बाद जो अपग्रेडेशन हुई वो होगी RDRAM। SDRAM का अपग्रेड वर्जन है हमारे पास RDRAM। अब RDRAM में क्या हुआ, अब यहां पे देख लीजिए, अब RDRAM में क्या हुआ, इस डायनेमिक रैम में क्या जुड़ गया, यहाँ पे R जुड़ गया, यहाँ पे तो S जुड़ गया था। S का मतलब क्या था, सिंक्रोनसली ऑपरेट करता है ये किसके साथ, सिस्टम क्लॉक के साथ। अब यहाँ पे R जुड़ गया, R का कुछ नहीं है, R इसकी फुल फॉर्म बनती है हमारे पास रैम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो ये रैम्बस क्या है, रैम्बस कुछ नहीं है, रैम्बस DRAM। रैम्बस एक कंपनी का नाम है जिसने इस वाली रैम को, यहाँ पे RDRAM को डेवलप किया हुआ है। ठीक है, तभी इन्होंने इसका नाम दे दिया रैम्बस DRAM, मतलब RDRAM। ठीक है, तो अब इन्होंने इसमें क्या फीचर लाया, मैं अभी आपको बताता हूं। अभी इन्होंने क्या फीचर लाया, जो हमारे पास SDRAM थी, यहीं पे मैं आपको बता देता हूं फिर से। अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया, SD जो रैम थी वो ऑपरेट्स करती थी लगभग 133 मेगाहर्ट्ज के ऊपर ये डेटा ट्रांसफर करती थी। ठीक है, अब RDRAM में इन्होंने क्या अपग्रेडेशन की, रैम्बस वालों ने। ठीक है, रैम्बस एक कंपनी है जिसने RDRAM को यहाँ पे डेवलप किया है। ठीक है, इन्होंने क्या अपग्रेडेशन की, ये डेटा ट्रांसफर रेट इन्होंने कितनी कर दी, 800 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पे डिफरेंस आया, लगभग 6 टाइम्स बेहतर स्पीड के साथ ये डाटा ट्रांसफर कर सकती है। ठीक है, तो ये वाला इसके बीच में अपग्रेडेशन थी। और उसके बाद हमारे पास एक लास्ट डायनेमिक रैम बची जो कि है DDR/SDRAM। ठीक है, अब ये DDR जो आजकल की कंप्यूटर है उसमें DDR रैम ही चलती है। जो ये वाली रैम है DDR/SDRAM, यही आजकल कंप्यूटर में वर्क करती है। जो ये बाकी सारी ये वाली है SDRAM, RDRAM, ये है नॉन DDR, ये नॉन DDR रैम है। और जो ये वाली DDR/SDRAM है, ये कौन सी रैम है, ये DDR रैम है। ठीक है, ये DDR रैम है। अब इनके बीच में क्या डिफरेंस आया वो भी मैं आपको अभी क्लियर करता हूं, DDR/SDRAM के बारे में पढ़ती वक्त, समझती वक्त, कुछ भी बोलिए आप। तो अब हमारे पास कौन सी रैम बची, अब हमारे पास बची यहाँ पे DDR रैम, DDR/SDRAM। अब देखिए डायनेमिक रैम में S यहाँ पे जुड़ा है, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंक्रोनसली ऑपरेट्स कर रही है किसके साथ, सिस्टम क्लॉक के साथ। और साथ में क्या जुड़ गया, DDR का मतलब यहाँ पे क्या बनता है, DDR की यहाँ पे फुल फॉर्म हमारे पास बनती है, D से बनता है डबल
इस डी से हमारे पास बनता है डेटा, इस डी से, इस आर से हमारे पास बनता है रेट। ठीक है, तो हमारे पास यहां पे बना डी डी आर, मतलब डबल डेटा रेट। तो आप देख सकते हैं कि डीडीआर जो एचडी रैम है वो सभी रैम से हमारे पास काफी अच्छी रैम बनती है, क्योंकि ये क्या करती है, सिंक्रोनसली ऑपरेट्स करती है किसके साथ, सिस्टम क्लॉक के साथ, और डबल अमाउंट के साथ डेटा ट्रांसफर करती है। ठीक है, डबल अमाउंट के साथ यहाँ पे डेटा ट्रांसफर करती है। मैं आपको यहाँ पे जैसे बता दूं, ये क्या करती है, डीडीआर सेंड्स द डबल अमाउंट ऑफ डेटा इन अ सिंगल क्लॉक सिग्नल। ठीक है, तो डीडीआर का क्या काम है, डबल अमाउंट में डेटा को सेंड करना एक सिंगल क्लॉक साइकिल में। नॉन डीडीआर में क्या होता था, सिंगल एंट्री जाती थी, और यहाँ पे डबल डीडीआर में क्या जाता था, डबल डेटा रेट आ गया, तो डबल यहाँ पे एंट्री जाती थी। मैं अभी आपको यहाँ पे बता देता हूं। अभी यहाँ पे देख लेते हैं, मान लीजिए पहले हम बात कर लेते हैं नॉन डीडीआर की। नॉन डीडीआर, इसमें कैसे जा रहा है डेटा, इसमें जा रहा है सिंगल डेटा रेट के साथ। इसमें हमारे पास यहाँ पे डेटा जा रहा है सिंगल डेटा रेट के साथ। और अब हम यहाँ पे बात करते हैं अगर डीडीआर की, डीडीआर रैम की, तो इसमें यहाँ पे कैसे जा रहा है डेटा, डबल डेटा रेट के साथ। इसमें हमारा डेटा जा रहा है डबल डेटा रेट के साथ। ठीक है, यहाँ पे मैं बना देता हूं, और रैम यहाँ पे भी मैं बना देता हूं। अब आप देखिएगा नॉन डीडीआर में क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा डेटा ट्रांसफर हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए डेटा ट्रांसफर कैसे हो रहा है, सिंगल डेटा रेट के साथ। नॉन डीडीआर में कैसे ट्रांसफर हो रहा है डेटा, सिंगल डेटा रेट के साथ। सिंगल डेटा रेट के साथ मतलब एक ही लाइन में यहाँ पे डेटा ट्रांसफर हो रहा है। अब डीडीआर रैम में क्या होगा, डीडीआर रैम में हमारे पास क्या रहेगा, डीडीआर रैम में हमारे पास यहां रहेगा डबल डेटा रेट के साथ यहाँ पे डेटा ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है नॉन डीडीआर में और डीडीआर रैम में। ठीक है, कन्फर्म। तो अब टाइप्स की बात करते हैं, डीडीआर रैम की टाइप्स की बात करते हैं कि डीडीआर रैम कितने टाइप्स की हमारे पास यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे जो हमारी डीडीआर रैम है वो हमारे पास यहाँ पे 4 टाइप की होती है। डीडीआर जो रैम है वो हमारे पास 4 टाइप की होती है, DDR1, DDR2, DDR3 एंड DDR4। ठीक है, ये 1, 2, 3, 4 क्या है, ये जनरेशन है। ये फर्स्ट जनरेशन की DDR है, ये सेकंड जनरेशन की DDR है, ये थर्ड जनरेशन DDR है, और ये फोर्थ जनरेशन DDR है। और जो DDR1 और DDR2 है ये आजकल के कंप्यूटर में अब नहीं आती है। आजकल के कंप्यूटर में सिर्फ DDR3 और DDR4 चिप्स हमारे पास रैम की प्रेजेंटली उपलब्ध है। ठीक है, तो अब इनके बीच में क्या डिफरेंस है, इन DDR के बीच में क्या डिफरेंस है, तो सिंपल सी बात है, ये तो सबको पता है कि DDR का अपग्रेडेड वर्जन कौन है, DDR2, और DDR2 का जो अपग्रेडेड वर्जन है वो है DDR3। ठीक है, और DDR3 का अपग्रेडेड वर्जन है DDR4, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन DDR और फोर्थ जनरेशन DDR। अब आप यहां पे देखिए, जो हमारी DDR1 थी, जो हमारी DDR1 थी, इसमें 184 पिन्स लगती थी। ये मैंने बताया था ना डिम्स में, डिम्स का जो हमने कॉन्सेप्ट देखा था, तो वहां पे मैंने आपको क्लियर किया था 168 पिन भी, 184 पिन भी, 240 पिन और 288 पिन। जो ये DDR1 थी इसमें 184 पिन यहाँ पे लगती थी। और जो DDR2 है
इसमें यहाँ पे 240 पिन हमारी लगती थी और DDR3 में भी 240 पिन होती थी। बट इसमें कुछ और फीचर इन्होंने इंक्लूड किया और इसको DDR2 से DDR3 के लिए अपग्रेड किया, सेकेंड जनरेशन के लिए, थर्ड जनरेशन के लिए अपग्रेड किया। और यहाँ पे DDR4 में 288 पिन 288 पिन यहाँ पे इस मॉड्यूल में DDR4 में यहाँ पे लगती है। ठीक है, तो इस तरीके से DDR की जनरेशन यहाँ पे बन रही है और DDR3 की जनरेशन और DDR4 जनरेशन ये आजकल के कंप्यूटर में आती है। DDR1 DDR2 बहुत ही पुराने कंप्यूटर्स में आती थी। ठीक है, तो इस तरीके से ये रैम का कॉन्सेप्ट था आज का। तो आज हमने सीखा कि रैम क्या होती है, कौन कौन से मॉड्यूल में लगती है, डिम में लगती है, सिम में लगती है ना। वर्किंग हमने देखी और सीपीयू किस तरीके से एक्सेस करता है रैम को, किस तरीके से हार्ड डिस्क और रैम के साथ वर्क करता है सीपीयू, और क्यों रैम को वोलाटाइल मेमोरी बोला जाता है, क्योंकि उसको कॉन्स्टेंटली पावर की नीड पड़ती है। और हमने रैम की टाइप्स के बारे में देखा कि स्टैटिक रैम कैशे मेमोरी के बारे में यूज होती है और डायनेमिक रैम मेन मेमोरी के तौर पे यहाँ पे हम यूज करते हैं। और डायनेमिक रैम की भी टाइप्स हमने यहाँ पे आगे देखी कि कौन कौन सी होती है, और हमने ये भी देखा कि आजकल कौन कौन सी DDR चली हुई है और कौन कौन सी ओल्ड फैशन हो चुकी है। ठीक है, तो अभी भी आपको कोई डाउट है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।